नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं डीबीएससी बोर्ड के बारे में बातचीत करने वाले हैं। आज हम सिलेबस की बात नहीं करेंगे, पेपर के पैटर्न की बात नहीं करेंगे, क्योंकि 26 सितंबर को यानी कि कुछ दिनों के बाद ही आपकी मिड टर्म की परीक्षाएं होने वाली हैं। और सबसे पहला जो पेपर है वो हिंदी का है और पहला पेपर हिंदी का है। तो आज की इस वीडियो में हम यूनिट 1 की बात करेंगे, इकाई 1 की बात करेंगे। और इकाई 1 में एक वृक्ष की हत्या कविता है और भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। ये दो ही पाठ शामिल किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पाठ को नहीं पढ़ने वाले हैं, कविता की व्याख्या नहीं करने वाले हैं, सिलेबस की बातचीत नहीं करेंगे और पेपर के पैटर्न की बातचीत भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारी बातें आपको पहले से ही पता है। और पाठ और कविता से संबंधित वीडियो मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो उनको देख सकते हैं। वहाँ पर विस्तार से कविता की व्याख्या भी की गई है और पाठ को पढ़ा भी गया है और उसके बारे में बातचीत भी की गई है। तो अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि दोबारा से हम विस्तार से व्याख्या करें। तो आज के इस वीडियो में हम जल्दी से रिविजन करने का प्रयास करेंगे, यानी कि इन दोनों पाठों से संबंधित जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। इन दोनों पाठों के बारे में हम जो मुख्य बिंदु हैं उनकी बातचीत करेंगे और कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। अगर हम पाठ्यपुस्तक की बात करें तो कुल आपके 6 ही पाठ हैं, जिसमें 3 कविताएं हैं और 3 आपके पाठ हैं और यहाँ से 6 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि हर एक पाठ को आपने कम से कम एक बार परीक्षा से पहले अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ताकि जो जो बातें पाठ में आई है, कविता में आई हैं, वो आपको याद रहें और उन्हीं से रिलेट करके आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो ये ज़्यादा बातचीत ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले जो हमारी इकाई 1 की कविता है उस कविता की बातचीत कर लेते हैं। इकाई 1 में सबसे पहली जो कविता है, एक वृक्ष की हत्या। तो कविता आपने पढ़ ली होगी, व्याख्या भी आपने पढ़ ली होगी, अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी आपने कर लिए होंगे। एक वृक्ष की हत्या, तो इनकी बात हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हम ध्यान में रखें, ताकि परीक्षा में वहाँ से संबंधित करके सवाल पूछे जाएं। इसके जो कवि हैं आप सभी जानते हैं, इसके कवि हैं कुंवर नारायण। तो आपको नाम भी याद होना चाहिए कवि का, कुंवर नारायण। अब इस कविता में कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। कविता जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक वृक्ष की हत्या, यानी कि पेड़ों की कटाई के बारे में बात हो रही है, यानी कि पर्यावरण के नुकसान के बारे में बातचीत हो रही है। तो सीधा सीधा सवाल तो यहाँ से एक बन सकता है कि कविता का नाम एक वृक्ष की हत्या क्यों रखा गया है, हत्या शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। क्योंकि हत्याएं जो होती हैं, हत्या जो शब्द है विशेष रूप से जीवित वस्तुओं की हत्या के लिए, मानव की हत्या के लिए हम प्रयोग करते हैं। जो पेड़ होते हैं उनके लिए विशेष रूप से हम पेड़ों को काटना या पेड़ों की कटाई, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कुंवर नारायण कविता में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वृक्षों में भी जीवन है। वैसे तो साइंटिफिक तरीके से आप जानते हैं कि वृक्ष भी सजीव हैं, जीवन है, लेकिन हम इंसानों के तरीके से हम वृक्षों को नहीं मानते हैं। यहाँ पर कुंवर नारायण ने वृक्ष का मानवीकरण किया है। मानवीकरण अलंकार होता है, आप सभी जानते हैं। वृक्ष का मानवीकरण किया है और यहाँ से दूसरा सवाल सीधा सीधा बन जाता है कि कविता एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष का मानवीकरण कैसे किया है, कविता का नाम ये क्यों रखा गया है। अगर आप कोई और नाम देना चाहते हैं इस कविता को तो क्या देना चाहेंगे, हत्या शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। तो ये जो छोटे छोटे सवाल हैं, अगर थोड़ा सा आप अपनी कविता को ध्यान से देखेंगे तो यहीं से जो सवाल बनते हैं वही आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा कविता को ध्यान से पढ़ना है, मुख्य बिंदुओं के ऊपर बातचीत देखनी है और उसके बाद कोई भी सवाल अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो बड़ी आसानी से आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। कविता आपने पढ़ी है और कविता में कुछ ऐसा माहौल बनाया गया है कि जो कवि है बहुत दिनों के बाद शहर से गांव लौट रहे हैं और गांव में जो उनका घर है उसके घर के बाहर एक वृक्ष है, एक पेड़ है, जिसकी बात कवि यहाँ कविता में कर रहा है। और जैसे घर के बाहर कौन होता है, चौकीदार होता है, पहरा देता है, चौकीदार होता है, बिल्कुल वैसे ही चौकीदार के रूप में कवि ने यहाँ पर इस वृक्ष का क्या किया है, मानवीकरण। चौकीदार के रूप में मानवीकरण किया है, में वृक्ष का मानवीकरण किया है। तो यहाँ से सीधे सीधे आपके सवाल बन जाते हैं। पिछले 3 सालों से डीबीएससी बोर्ड की जो परीक्षाएं हो रही हैं वहाँ पर इसी के आसपास सवाल पूछे जाते हैं।
वृक्ष का क्या किया गया है? मानवीकरण। रेडीनेस पेपर आपने दिया है और रेडीनेस पेपर में भी आपने देखा होगा कि वृक्ष का मानवीकरण किस प्रकार से किया है, वृक्ष किस तरीके से चौकीदार के रूप में भूमिका निभा रहा है, इसी से आसपास संबंधित करके यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। तो कविता में ज़्यादा कुछ नहीं है, 3 महत्वपूर्ण बिंदु। कविता में ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-3 बातें आप ध्यान रखेंगे। कोई भी सवाल यहाँ से किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, बड़ी आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है, वृक्ष का मानवीकरण किसके रूप में किया गया है? चौकीदार के रूप में। अब चौकीदार एक इंसान है और इंसान कैसा दिखाई देता है, तो आप अपने मन में कल्पना कीजिए। कविता आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो बहुत विस्तार से हम बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सारी बातें जानते हैं। तो चौकीदार के सर के ऊपर एक टोपी होती है, उसकी खाकी वर्दी होती है, उसके पैरों में जूते होते हैं, उसके हाथ में सुरक्षा के लिए राइफल होती है। तो ये एक तरह से उसकी क्या है, कल्पना की गई है कि चौकीदार ऐसा दिखाई देता है। अब चौकीदार के रूप में वृक्ष को माना है, तो अब वृक्ष का मानवीकरण कैसे किया है ये आपने लिखना पड़ेगा अगर पेपर में पूछा जाता है इस तरीके का सवाल। तो आप कैसे लिखेंगे कि जो पेड़ के ऊपर सबसे ऊपर जो टहनियाँ होती हैं, सबसे ऊपर जो फूल होते हैं, फूलों को और छोटे छोटे जो ऊपर की जो पत्तियाँ होती हैं उनको क्या माना गया है? उनको यहाँ पर चौकीदार की टोपी माना गया है, पगड़ी आप इसे कह सकते हैं। तो जैसे आपका वृक्ष होता है, वृक्ष कुछ ऐसा होता है, तो यहाँ पर ऊपर का जो हिस्सा है वो उसकी पगड़ी के समान है, टोपी के समान है। फिर इसमें बहुत सारी टहनियाँ निकली हुई होती हैं, लंबी लंबी टहनियाँ, और एक सूखी टहनी के रूप में यहाँ पर कवि ने कल्पना की है कि ये उसकी राइफल है। पूरा का पूरा जो वृक्ष है वो उसको लगता है जैसे खाकी रंग का है, बहुत पुराना वृक्ष है, तो खाकी वर्दी उसने पहनी हुई है। उसके बाद जो उसकी जड़ें हैं और थोड़ी थोड़ी जड़ें जमीन से निकली हुई हैं और जो खुरदरा उसका तना है, तो इस पूरे उस पेड़ की कल्पना चौकीदार के रूप में की है। तो ये जो जड़ें निकली हुई है ये उसके क्या हैं? जैसे जूते पहने हुए हैं, और वो पुराना तो हो गया है, बूढ़ा तो हो गया है, लेकिन अभी भी उसमें अक्खड़ बलबूता है, उसमें अभी भी मजबूती है। और इतनी मजबूती है कि जैसे चौकीदार किसी भी बिल्डिंग के बाहर, किसी भी संस्थान के बाहर, किसी भी स्कूल के बाहर, किसी भी घर के बाहर, किसी भी कॉलोनी के बाहर पहरा देने के लिए तैनात रहता है, दिन रात तैनात होता है, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर कवि कहता है कि ये जो वृक्ष है मेरे घर के सामने हमेशा तैनात रहता है। और कविता में सारी बातें लिखी गई हैं। पुराने चमड़े का उसका शरीर बना हुआ है, ऐसे लगता है कि जैसे पुराना चमड़ा है, क्योंकि जो इसकी छाल होती है, तना होता है, इसका रंग आपने देखा होगा। आसपास जो पेड़ है उसको आप दूसरे नज़रिए से इस कविता को पढ़ने के बाद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आप पेड़ों को देखेंगे तो आपको याद आएगा इस कविता में किस तरीके से कवि ने इसकी तुलना की गई है। साथ में जो कवि है इसके साथ संवाद करता है। पिछले बार क्या पूछा गया था? मानवीकरण के अलावा दूसरा सवाल कहाँ से बन जाता है कि वृक्ष और कवि के बीच में कौन सा संवाद होता है, और संवाद लेखन आपका टॉपिक है व्याकरण का। इस बार रेडीनेस की परीक्षा में आपने देखा होगा संवाद लेखन आया था। दो मित्रों के बीच में आप तैयारी कर रहे हैं, योजना कर रहे हैं कहीं छुट्टियों में घूमने जाने की, और दूसरा आपका क्या था प्रश्न, इसी में विकल्प में दिया गया था, या तो आप इसको कर सकते थे या किसी दूसरे प्रश्न को कर सकते थे। और दूसरा प्रश्न क्या था कि शिक्षक दिवस के ऊपर दो दोस्तों के बीच में किस तरह से बातचीत होती है, कैसी तैयारी होती है, उसके बारे में संवाद लिखना था। तो पिछले से पिछले साल मिड टर्म की परीक्षा में डीबीएससी बोर्ड में ही फाइनल पेपर में पूछा गया था कि जो कवि है वो वृक्ष के साथ जो संवाद कर रहा है वो दूर से ही ललकारता है कौन? जब वृक्ष देखता है कि कोई आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, और वृक्ष बूढ़ा हो गया है, तो बूढ़ा व्यक्ति जो होता है उसको देखने में दिक्कत होती है, दूर से वो किसी को पहचान नहीं पाता। तो यहाँ पर भी कवि को वृक्ष पहचान नहीं पाता है और दूर से ही ललकार कर कहता है कौन? और कवि जवाब देता है दोस्त, कि मैं आपका दोस्त हूँ, और फिर पल भर के लिए उसकी ठंडी छांव में बैठ जाता है। तो लेकिन यहाँ पर जो संवाद है कविता में अधूरा है और आपको इससे क्या करना था? पूरा करना था। तो इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि कवि और जो वृक्ष है उसके बीच में जो संवाद हुआ है कविता में, उसको अपनी कल्पना के आधार पर पूरा करिए। मानवीकरण कैसे किया गया है वृक्ष का चौकीदार के रूप में, उसको दिखाइए। इसकी बातचीत हमने कर ली है। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बिंदु बच जाता है वो कविता की अंतिम लाइन में होता है, जो कि समाज की समस्याओं के साथ जोड़ा गया है। तो यहाँ पर कवि बचाना चाहता है, प्रकृति को बचाना चाहता है। तो जो अंतिम लाइनें हैं याद करने की कोशिश करो, उसमें बताया गया है कि घर को बचाना है लुटेरों से, कि जो घर है, घर यहाँ पर देश के रूप में है, देश सुरक्षित नहीं है, घर सुरक्षित नहीं है, लुटेरों का डर है। तो घर यहाँ किस संदर्भ में लिया गया है कि पूरे देश को बचाना है, ऐसे व्यक्तियों से बचाना है देश को जो गद्दार हैं, जो देश में ही रहते हैं, देश के ही नागरिक हैं, लेकिन देश की भलाई के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समाज की समस्या है।
तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कौन कौन सी समस्याओं के बारे में बातचीत की गई है, किसी दो समस्या को विस्तार से लिखिए, या कौन कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान आप सुझा सकते हैं, या कौन कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जो आज के संदर्भ में आप जोड़कर देख सकते हैं। तो किसी भी तरीके से घुमा फिराकर सवाल पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली समस्या क्या थी? देश को बचाना है, गद्दारों से, लुटेरों से बचाना है, और फिर शहर को भी बचाना है। शहर को बचाना है किससे? नादिरों से। अब नादिर जो है, नादिर शाह का प्रतीक था। नादिर शाह एक क्रूर शासक थे, नादिर शाह, और जिसने क्या किया था, जिसने बहुत ही क्रूरता के साथ आसपास के लोगों को बहुत बुरी तरह से कुचलते हुए अपने शासन को आगे बढ़ाया था। आज के संदर्भ में बहुत सारे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं गरीबों का, निम्न वर्ग का, मजबूरों का। तो इसको, इस तरह की परिस्थितियों से हमें क्या करना है? शहर को बचाना होगा ऐसे शोषक वर्ग से। तो नादिर शाह किसका प्रतीक है? ये भी पूछा जा सकता है। शोषक वर्ग का प्रतीक है जो शोषण करता है। तो अब नादिर शाह का शासन तो है नहीं, वो तो बहुत पुराने ज़माने की बात है। राजा महाराजाओं का शासन तो ख़त्म हो गया है, लोकतंत्र में हम रह रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में रहते हुए भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी पद पर आसीन हैं, किसी पोस्ट पर आसीन हैं, और बहुत सारे ऐसे लोगों का शोषण कर रहे हैं, और जिससे हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो ये दूसरी समस्या है। उसके बाद कह रहे हैं कि देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। तो वही वाली बात है, देश को देश के दुश्मनों से, गद्दारों से बचाना है। जैसे घर को लुटेरों से बचाना है तो वो छोटे संदर्भ में था, और देश को देश के दुश्मनों से बचाना है। फिर नदियों को बचाने की बात की गई है, क्योंकि जल प्रदूषण बढ़ रहा है, नदियों को भी बचाना है। तो यहाँ से देखो कितनी सारी समस्याएं इनडायरेक्ट वे में हमारी रियल लाइफ से जुड़ गई है। नदियों को बचाना है, तो नदियों को बचाना यानी कि जल प्रदूषण की बात हो रही है। देश को बचाने में किसकी बात हो रही है? भ्रष्टाचार की बात हो रही है, देशभक्ति की कमी की बात हो रही है। शहर को बचाने का मतलब क्या है? शोषक वर्ग अपनी मनमानी कर रहा है तो उसकी बात हो रही है, अत्याचार की बात हो रही है। और फिर कहते हैं हवा को बचाना है, वायु प्रदूषण की बात हो रही है। हवा जो है, जल ही जीवन है, लेकिन हवा के बिना तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते जीवन की। तो हवा को बचाना है, प्रदूषित होने से हवा को बचाना है, यानी कि वायु प्रदूषण की बात हो रही है। हवा को धुआं हो जाने से बचाना है, नदियों को नाला हो जाने से बचाना है, और फिर जंगल को मरुस्थल हो जाने से बचाना है। जंगल को बचाना है यानी कि पेड़ों को काटा जा रहा है, धीरे धीरे शहरीकरण हो रहा है, और किस तरह से जो जंगली जीव जंतु हैं उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, और ये पूरा का पूरा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। और उसके बाद हमें क्या करना है? खाने को जहर हो जाने से बचाना है। खाना खाने में कितनी सारी मिलावट आ गई, खाद्य पदार्थों की मिलावट, और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में। तो खाना भी बचाना है, खाने को बचाना है दूषित हो जाने से। किस तरह के केमिकल यूज किए जा रहे हैं उनसे बचाना है। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है, तो खाने को भी बचाना है, खाना भी बचाना है, किस तरीके से बचाना है। और मनुष्य को जंगल हो जाने से। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो कवि ने अपनी कविता की अंतिम पंक्तियों में अपने पाठकों तक पहुंचाई है। तो मनुष्य को बचाना है, यानी कि मनुष्य में क्या हो गया है? मनुष्य को बचाना है। मनुष्य धीरे धीरे जंगल यानी कि जानवर बनता हुआ जा रहा है, मनुष्य को भी बचाना है। और मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य में कौन सा गुण कम हो गया है? मनुष्यता का गुण कम हो गया है, यानी कि वो अब दूसरों के बारे में नहीं सोच पाता है, स्वार्थी होता जा रहा है। धीरे धीरे गाँवों से शहर की तरफ पलायन हो रहा है, और इस तरह के जो पलायन है, शहर में एक दूसरे के साथ हम इतने अजनबी बनकर रहते हैं। और ये शहर और गाँव वाली जो समस्या है, विस्थापन वाली समस्या है, ये सफ़ेद रात कविता में भी दिखाई गई है। तो इस पूरी कविता में मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादा कुछ भी नहीं है। पेपर अभी 2-3 दिन के बाद आपका है, तो आपको 3-4 बातें याद रखनी है। दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहली बात कि कविता में कौन सी समस्याओं को दिखाया गया है। तो हमने सारी समस्याएं यहाँ पर देखी है, सारी समस्याएं अभी हमने बातचीत की है। घर को लुटेरों से बचाना है, शहर को नादिरों से बचाना है, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, नदियों को नाला हो जाने से बचाना है, हवा को धुआं हो जाने से बचाना है, खाने को जहर हो जाने से बचाना है। तो इन लाइन में धीरे धीरे कर समाज से जुड़ी समस्याओं को दिखाया गया है। इससे एक सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा, वृक्ष का मानवीकरण कैसे किया है? वृक्ष चौकीदार के रूप में कैसे दिखाई देता है? कैसे कैसे उसने कपड़े पहने हैं, कैसे उसके राइफल की कल्पना की है। और जो यहाँ पर कविता है उसका जो शीर्षक है, कवि ने हत्या जो शब्द है उसका प्रयोग इस शीर्षक में क्यों किया है? या फिर आप कह सकते हैं कि कवि और वृक्ष के बीच में जो संवाद है, जो बातचीत है, उसको पूरा कीजिए कल्पना के आधार पर। तो घुमा फिरा कर इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। तो ये महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो आप ध्यान रख लेंगे, तो यहीं से आपकी इस कविता से सवाल बन जाएंगे। चलिए दूसरे पाठ को देख लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही दूसरे पाठ में भी सवाल कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे और किस तरीके से आपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रखना है। तो पाठ हमारा क्या है? भारतवर्षों।
भारत वर्षों दोनों शब्दों को जोड़ दिया गया है, वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यानी कि भारत वर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो ये बहुत ही पुराना पाठ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ये पाठ लिखा है, निबंध के रूप में है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके लेखक हैं और बहुत पहले इस पाठ को लिखा गया है, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, अंग्रेजों के अधीन था। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि जो समस्याएं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी दूरदृष्टि से उस समय में की थी, वो आज के संदर्भ में भी कहीं ना कहीं सही है। तो पूरे पाठ में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो अगर आप ध्यान रख लेते हैं, बिल्कुल पेपर आपके बिल्कुल पास ही हैं, तो आप पूरा विस्तार से पाठ अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सारी बातें आपको याद आ जाएंगी। और अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों से संबंधित करके ही यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं। हम पूरे पाठ को नहीं पढ़ेंगे, केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं की बातचीत करेंगे। तो याद कीजिए, जब आपने पाठ पढ़ा था या अभी भी आप थोड़ा समय निकालकर पाठ को विस्तार से पढ़ सकते हैं, ताकि कोई भी बिंदु आपके दिमाग से भूले ना, आप उसे छोड़े ना। तो सबसे पहले बातचीत की गई थी कि हिंदुस्तानी जो लोग हैं उनकी तुलना किसके समान की गई है, रेलगाड़ी के डिब्बों से। तो सीधा सीधा सवाल बन जाता है कि रेलगाड़ी के डिब्बों से तुलना क्यों की गई है। क्यों कवि कहता है कि भारत के लोग रेलगाड़ी के डिब्बों के समान है, रेलगाड़ी के डिब्बों से तुलना की है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे लोग जो हैं उनमें नेतृत्व की कमी है, लीडरशिप क्वालिटी की कमी है। डिब्बों से यहाँ पर रेलगाड़ी के डिब्बों से तुलना की गई है। सभी डिब्बे बनना चाहते हैं, कोई भी इंजन नहीं बनना चाहता। और इंजन बनने का मतलब है एक अच्छा नेता बनना। और जो अच्छा नेता होता है वही क्या कर सकता है, हमारे देश की उन्नति कर सकता है, उसको आगे ले जा सकता है। रेलगाड़ी के डिब्बों से भारतवासियों की तुलना क्यों की गई है, तो यहाँ पर ये सारी बातें आप लिख सकते हैं कि भारत के लोग रेलगाड़ी के डिब्बों के समान हैं। जैसे रेलगाड़ी के डिब्बे जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन इंजन के पीछे पीछे चलते हैं। जब तक उनको चलाने वाला कोई इंजन नहीं होता वो कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। तो भारत में भी क्या है, नेताओं की कमी है, अच्छे नेताओं की कमी है। जो लोग हैं, जो काबिल हैं, वो आगे नहीं आ रहे हैं और सभी जनता में शामिल है। तो जनता को किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ाता है वो उनकी बातों में आ जाते हैं। और इस कमी के कारण भारत के लोग उन्नति नहीं कर पाते हैं। आज भी आप देख सकते हैं कितने सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फॉलोवर हैं, क्रिएटर बहुत कम है। और जो क्रिएटर होगा, जो इंजन बनेगा, वही कहीं ना कहीं अपने विजन से इस देश को आगे बढ़ा पाएगा। हमें फॉलोवर बनने से पहले हमें इंजन बनना पड़ेगा, हमें क्रिएटर बनना पड़ेगा। तो यहाँ से सीधा सीधा एक सवाल आपका बन जाता है और यही बात यहाँ पर की गई है कि हमारे अंदर नेतृत्व, नेता बनना कौन सा गुण होता है, नेतृत्व, लीडरशिप क्वालिटी की कमी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरी जो समस्या थी, भारत के लोगों में क्या क्या कमियां हैं, भारत की उन्नति क्यों नहीं हो रही है, आत्मविश्वास की कमी। और आत्मविश्वास की कमी के कारण ही भारत के लोग रेलगाड़ी के डिब्बों के समान है, वो इंजन नहीं बन पाते। क्योंकि जो इंजन बनेगा, सबसे आगे चलेगा, उसमें आत्मविश्वास तो होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। तो भारत के जो लोग हैं उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। उनको लगता है कि जो अंग्रेज हैं या बाकी दुनिया के लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमसे बहुत काबिल हैं। लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं वो इतने साल पहले, जिनके पास कोई संसाधन भी नहीं था, कुटियों में बैठकर उन्होंने इतनी अच्छी दूरबीन बना दी बांस की डंडियों से, और वो इतना सही मापन उन्होंने किया जो बाद में जाकर विदेशों में बैठे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने मापन किया। तो ये उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। तो हमारे पूर्वजों से हमें सीखना चाहिए। हमारे जो पूर्वज हैं वो इतने ज्ञानी थे, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा भारतवर्ष इतना महान है, लेकिन हमारे अंदर अभी भी आत्मविश्वास की कमी है। ज़्यादातर लोगों में आत्मविश्वास की कमी है। इस कारण से भारत क्या नहीं कर पा रहा है, उन्नति नहीं कर पा रहा है। इसके बाद 3 मेंढकों का उदाहरण दिया गया है। मेंढक, और वो एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं, और ये 3 वर्ग हैं, 3 समाज के क्या हैं, वर्ग हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो है वो क्या है, आपका उच्च वर्ग है या शोषक वर्ग हम कह सकते हैं, जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, आराम से बैठा हुआ है। उसके बाद जो दूसरा मेंढक है वो बीच में है और वो मध्यम वर्ग है। तो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, उच्च वर्ग की नकल करने की कोशिश करते हैं और उनको लगता है जो हमारे पास है वो बिल्कुल सही है, कोई भी विरोध नहीं करते हैं। और यहाँ पर सबसे नीचे है जो सबसे शोषित वर्ग है, वो क्या है, निम्न वर्ग है। तो निम्न वर्ग सबसे नीचे वाला मेंढक है जिसके ऊपर दोनों का वजन आ रहा है और दोनों उनका क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे समाज में क्या है, जाति पाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, धर्म के नाम पर बहुत अधिक भेदभाव है। तो ये भेदभाव की जो समस्या है, इसके कारण से भी भारतवर्ष की उन्नति नहीं हो पा रही है। और आज भी ये बात बिल्कुल सही है। आज के संदर्भ में हम देखें तो आज भी उच्च वर्ग है, मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है, और सबसे ज़्यादा शोषण किसका हो रहा है, निम्न वर्ग का।
और जब तक तीनों वर्ग एक साथ मिलकर नहीं चलेंगे, संसाधनों का इक्वल बंटवारा नहीं होगा, तब तक हम भारत की उन्नति की कल्पना नहीं कर सकते। और इसी तरीके से बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती रहेंगी। तो ये जो समस्या है इसके बारे में बातचीत की गई है। तो सीधा सीधा सवाल बन जाता है कि भारतवर्ष की उन्नति पाठ में कौन कौन सी समस्याओं की बातचीत की गई है, क्या ये समस्याएं आज भी जुड़ी हुई है हमारे समाज के साथ। कुछ समस्याओं के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे रेडीनेस में पूछा था, और कैसे हम भारत की उन्नति कर सकते हैं आज के संदर्भ में उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो किसी भी तरीके से इन समस्याओं से संबंधित करके आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं, आगे कभी बताता है कि भारत के जो लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो बहुत कुछ कर सकते हैं, जो बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, वो क्या हैं? आलसी हैं और भोग विलास में डूबे हुए हैं। उनको कोई मतलब नहीं है देश में क्या हो रहा है, किनका शोषण हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है। उनको टाइम पर खाना मिल रहा है, उनके ऐशो आराम पूरे हो रहे हैं, बस वो उसी में खुश हैं। और इसी कारण से भारत आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो उच्च वर्ग का जो आलसीपन है, जो भोग विलास की प्रवृत्ति है, उसके कारण भी भारतवर्ष की उन्नति नहीं हो पा रही है। यहाँ पर जो लेखक हैं वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। हमें जो मनुष्य का जीवन मिला है वो सबसे बड़ी कृपा है। और अगर इस जीवन में सच्चा गुरु, अगर हमारा सच्चा कोई मार्गदर्शक मिल जाता है, सच्चा मार्गदर्शक मिल जाता है, तो हमारा भारतवर्ष क्या कर सकता है? उन्नति कर सकता है। तो हमारे लोगों में क्या है? मार्गदर्शन की कमी है, सच्चे मार्गदर्शन की कमी है। और सच्चा मार्गदर्शन एक सच्चा मार्गदर्शक ही कर सकता है। तो एक अच्छे गुरु का होना बहुत जरूरी है, जिससे हम अपने उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। साथ में विदेशों के साथ भी तुलना की गई है कि भारत के लोग अपनी गरीबी का रोना रोते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि विदेशों में गरीब लोग नहीं है। तो विदेशों में जो गाड़ी का कोचवान है, गाड़ी चालक है, रिक्शा चालक है, जो एक साधारण सा मनुष्य है, वो भी क्या पढ़ रहा है? अखबार पढ़ रहा है। अखबार पढ़ता है, देश दुनिया की खबर रखता है, अपनी देश की उन्नति में, देश की समस्याओं के बारे में सोचता है, उन्नति में सहायक बनने का प्रयास करता है। लेकिन भारत के लोग क्या करते हैं? अपनी गरीबी से ही दुखी हैं, अपनी गरीबी से दुखी हैं, मजबूरी से दुखी हैं और कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। यानी कि उनमें कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी है, कहीं ना कहीं उनका मार्गदर्शन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। और इस कारण से जो ज़्यादातर जनता है, भारत की जो ज़्यादातर जनता है, वो क्या है? निम्न वर्ग में। भारत की जो ज़्यादातर जनसंख्या है, या तो मध्यम वर्ग में है या फिर निम्न वर्ग में है। उच्च वर्ग में तो गिने चुने व्यक्ति हैं। और पूरा देश है और देश की जनसंख्या है, उसमें मेजोरिटी किसकी है? मध्यम वर्ग की है और निम्न वर्ग की है। और निम्न वर्ग में, मध्यम वर्ग में समस्याएं बहुत ज़्यादा है, संसाधन बहुत कम है, उनका मार्गदर्शन नहीं हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि होती चली जा रही है। भारत की जनसंख्या को आप देख लीजिए, चीन पहले नंबर पर आता था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं इतने सालों से सेंसस नहीं हुआ है। अगर दोबारा से जनगणना होती है, अभी अंदाजा लगाया जा रहा है, वैसे तो अखबारों में इस तरह की रिपोर्ट जारी की गई है कि भारत पहले नंबर पर आ गया है, लेकिन फिर भी अगर सेंसस होने के बाद सही आंकड़े मिलेंगे तो भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो यानी कि हम रोजगार के साधन नहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि होती चली जा रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ शिक्षा की कमी है। लोग क्या हैं? लोग अपने अधिकारों को नहीं समझ रहे हैं, अंधविश्वास और रूढ़िवादी में विश्वास कर रहे हैं। भारत के लोग अभी भी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भेदभाव कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं। अगर हम उन्नति करना चाहते हैं तो हर क्षेत्र में, भारत की उन्नति हर क्षेत्र में होनी चाहिए। और ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? धर्म में उन्नति करना बहुत जरूरी है, सभी धर्मों में समान भाव होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। घर के काम में उन्नति करना बहुत जरूरी है। महिलाएं और पुरुषों के काम हमने निश्चित किए गए हैं, जिसके नाम पर कितना कलेश हो रहा है आप कह सकते हैं। तो घर के कामों में उन्नति होनी चाहिए, बाहर के काम में भी उन्नति होनी चाहिए। बाहर अगर महिलाएं भी काम करने जाएंगी, पुरुषों के साथ साथ रोजगार के साधन मिलेंगे, तो देश में क्या होगी? उन्नति होगी। साथ में हमारा शरीर भी क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो इतने बड़े बड़े सपने हम कैसे देख पाएंगे। साथ में जो हमारे युवा हैं, युवा के साथ साथ जो हमारे वृद्ध हैं, उनकी भी उन्नति होनी चाहिए। भारत में ज़्यादातर वृद्ध लोग क्या करते हैं? एक उम्र सीमा के बाद वो क्या करते हैं? उनको लगता है हम बूढ़े हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। युवाओं को और बच्चों को और वृद्धों को, सभी को साथ मिलकर भारत की उन्नति में योगदान देना होगा। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? हर तरीके से, हर क्षेत्र में भारत की उन्नति करके हम भारत को उन्नति के पथ पर ले जा सकते हैं।
और एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की उन्नति में विद्यार्थियों की क्या भूमिका है। विद्यार्थी जो हैं, जो भारत का भविष्य हैं और किसी भी देश का भविष्य है, तो विद्यार्थियों की क्या भूमिका है, विद्यार्थी कैसे भारत की उन्नति में योगदान दे सकते हैं। तो विद्यार्थियों का काम क्या है? शिक्षा ग्रहण करना, अच्छे नैतिक मूल्य पाना। अगर आप अपना अच्छा काम करते हैं तो बड़े होकर एक अच्छे नागरिक बनेंगे और देश की उन्नति में योगदान देंगे। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि भारतवर्ष की उन्नति में आप विद्यार्थियों का क्या योगदान हो सकता है। आप ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं जिससे कि भारतवर्ष की उन्नति हो सकती है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये एक निबंध है और इस निबंध की क्या क्या विशेषताएं हैं ये भी पूछा जा सकता है एक सवाल कि निबंध जो है इसकी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो ये निबंध है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसमें भारत की समस्याओं को उठाया गया है, बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग किया गया है, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग है, साथ में उर्दू के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग है, तो अनेक भाषाओं का मिश्रित यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके की विशेषताओं से संबंध करके सवाल पूछा जा सकता है, या कोई पंक्ति आपको पाठ से दे दी जाएगी और वहाँ से पूछा जाएगा कि इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसके आसपास ही आपके सवाल पूछे जाएंगे, इससे बाहर कोई सवाल नहीं बनता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक वृक्ष की हत्या और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप दिमाग में रखकर चलिए और जो भी सवाल जैसे भी पूछा जाएगा उससे संबंध करके आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न आपके आसान ही रहने वाले हैं, बस कविता को एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। और इस पाठ को भी पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें जो भाषा है खड़ी बोली भाषा है, शुद्ध हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। बहुत सारे शब्दों के मीनिंग आपको, शब्दों से मुझे याद आया मरदुमशुमारी। मरदुमशुमारी, तो मरदुमशुमारी क्या होती है? जनगणना। शुमारी की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत की जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। बहुत सारे शुद्ध हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन एक बार आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपको सारी बातें अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी, आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। व्याकरण की अगर बात करें, आज हम सिर्फ इकाई 1 की बात कर रहे हैं, दूसरे वीडियो में इकाई 2 और तीसरे वीडियो में इकाई 3 की बात करेंगे। तो व्याकरण में आपके कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अभी आपका रेडीनेस का पेपर हुआ था तो आपने देखा उपसर्ग और प्रत्यय से सवाल पूछे गए हैं, परिभाषाएं भी पूछी जा सकती हैं। तो थोड़ा सा अभ्यास आप कर सकते हैं, किसी भी व्याकरण की पुस्तक से अगर आप थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। आगे आपका तत्सम और तद्भव है, तो यहाँ से भी सीधी परिभाषाएं पूछी गई हैं, पूछी जा सकती हैं और साथ में शब्दों को अलग अलग करके लिखा जा सकता है, अलग अलग करके लिखने के लिए कहा जा सकता है और शब्दों की पहचान करने के लिए कहा जा सकता है। मुहावरे से आपने देखा, मुहावरे से भी यहाँ पर रेडीनेस की परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं और फाइनल परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। ब्लॉग लेखन आप इसे छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ऑनलाइन पोस्ट किया जाता है तो इससे आपका सवाल नहीं आएगा। संवाद लेखन में आया था तो आपको पता है कैसे लिखा जाता है, फॉर्मेट आपने फॉलो करना है और जो भी टॉपिक दिया गया है उससे संबंधित बातचीत दिखानी है। विज्ञापन लेखन भी अभी आया था, आपके रेडीनेस में भी आया है, हमेशा आता है विज्ञापन लेखन, 0 to 8 लेवल के लिए आता है। तो विज्ञापन लेखन ऑन द स्पॉट आपने बनाना है। और संवाद लेखन में मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, दो दोस्तों के बीच में बातचीत हो रही है तो लिखने का तरीका क्या होता है। मान लीजिए एक दोस्त गोलू है, तो गोलू जो भी डायलॉग बोलेगा वो आगे लिखा जाएगा, ये आपका फॉर्मेट है। कई बच्चे पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिख देते हैं, ऐसे नहीं लिखना है। संवाद लेखन में आपको एक फॉर्मेट है, एक प्रारूप है, उसको फॉलो करना है। दूसरा बच्चा सोनू है तो सोनू है और वो जो बातचीत करेगा इस तरह से गोलू सोनू। रीढ़ की हड्डी पाठ आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर किस तरह से डायलॉग लिखे गए थे, तो इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड करके बातचीत करनी है, ज़्यादा बकवास नहीं करनी है, हाई हेलो बहुत ज़्यादा नहीं करना है, मेन टॉपिक से रिलेटेड आपको बातचीत करनी है। विज्ञापन लेखन में दोबारा से मैं बता देती हूँ, विज्ञापन लेखन में आपको इस तरह से बाउंड्री बनानी है, बॉक्स के अंदर बनाना है, यहाँ पर शीर्षक लिखना है। जिस भी प्रोडक्ट का विज्ञापन आपसे बनवाया गया है उसका बड़ा बड़ा नाम लिखना है और फिर उसको आकर्षक बनाना है। तो आकर्षक बनाने के लिए आप यहाँ पर कोटेशंस लिख सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स बना सकते हैं, यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस अगर रिक्वायरमेंट है तो एड्रेस लिख सकते हैं, चित्र बना सकते हैं और उसको रंग भी भर सकते हैं, तो चित्र बना सकते हैं। और चित्रों में रंग भरने के लिए आप स्केच पेन की बजाय पेंसिल कलर लेकर जा सकते हैं। तो कई बच्चे क्या करते हैं, विज्ञापन लेखन को ऐसे ही खुले में बना देते हैं, लेकिन उसको आपने एक बॉक्स के अंदर बनाना है। बहुत अच्छा सा डेकोरेट भी कर देते हैं लेकिन प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखते। शीर्षक लिखना बहुत ज़रूरी है और बाकी इसको आकर्षक बनाना है। इसमें गागर में सागर भरनी है, बहुत कम शब्दों में आपने ज़्यादा अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है।
प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका यूनिट 1 का सिलेबस था और अभी आपका पेपर होने वाला है। तो ये जो मेन बातें आज हमने डिस्कस की हैं, अगर आप इनको भी ध्यान में रख लेते हैं तो यहीं से आपके सवाल पूछे जाएंगे। ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको सभी बातें समझ में आई होंगी। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी भी प्रकार से आपने टेंशन नहीं लेनी है। जो भी पाठ आपने पढ़े हैं अच्छे से रिवाइज करने हैं और रिवाइज करने के साथ साथ अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखना है। आपको अच्छे से खाना है, पीना है, स्वस्थ रहना है, क्योंकि जब तक आप हेल्दी नहीं रहेंगे तो हेल्दी माइंड से फिर आप पेपर भी नहीं दे पाएंगे। तो अपना ध्यान रखिए, अपने टाइम टेबल को मैनेज कीजिए, रिवीजन का टाइम टेबल बनाइए, खुश रहिए, अच्छे से खाइए पिए और रिवाइज करते रहिए। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर आसान ही आएगा, आप पेपर अच्छा ही करेंगे, आपका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।